हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी यादव। फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को अपन कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में अपन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सेशंस कंप्लीट देखा है वो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि आपको टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वही करवाए हैं, और उन टॉपिक्स में से किस प्रकार के आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट न्यू ऐड हुआ है, इसलिए स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ इस सेशन में अपन बात करेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस, कुछ आपके एमसीक्यू, जिनमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उनमें अपन इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें अपन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। Which of the following state having highest contribution of total tendu leaves production in the country? ये क्वेश्चन आपके जो प्री पीजी एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी जो बनाई जाती है उसके लिए किस प्लांट की लीव्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ से इसी से रिलेटेड या इसी से सिमिलर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका जो तेंदू लीव्स है किससे बनाया जाता है? तेंदू की पत्तियों से बनाई जाती है बीड़ी, और तेंदू लीव्स हैं उनका हाईएस्ट प्रोडक्शन है, या अपन कह सकते हैं कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन से स्टेट का है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखेंगे कि तेंदू जो लीव्स हैं उन्हीं का यूज बेसिकली बीड़ी प्रोडक्शन में या बीड़ी जो है बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि तेंदू लीव्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ इसके पास ऑप्शन है यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे जो बीड़ी प्रोडक्शन है या तेंदू जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है, और अकेला एमपी ही काफ़ी क्वांटिटी में बीड़ी प्रोडक्शन में तेंदू लीव्स का कंट्रीब्यूशन देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपन ने जब डिस्कस किया था तो ये बात की थी कि लोकली इसको अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिखाए गए हैं कि इनमें से कौन सा लोकल नेम इसका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रकार का क्या है, एक एंशियंट पीरियड से चला आ रहा कल्टीवेशन का टाइप है, और उसको लोकली अलग अलग नेमों से जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं दैया, कुमारी, पोंडू और राई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कुमारी जो है आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का लोकल नेम नहीं है। ये किसका है? आपके जो टोग्या कल्टीवेशन है उसका कल्टीवेशन का ओल्ड नेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें। वेयर वाज द एम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप इन द 1906। यानी कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है सबसे पहले 1906 में कहाँ पे सेटअप किया गया, जिसमें आपके ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून और कर्नाटका। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी उसमें आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप उसका आंसर कर सके, और हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज या आपकी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज है वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में
आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको किस नेम से जाना जाता है। तो आप विशेष तौर से क्या याद करेंगे कि आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है और आपका जो टोगा कल्टीवेशन है, इनका लोकल नेम यानी कि इंडिविजुअल जो भी प्लेस या जिस भी प्लेस पे इसको जिस नाम से जाना जाता है तो वो आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि मिल्पा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी इन जावा वाज फॉलो बाय द। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। एक पॉलिसी थी स्कॉर्च्ड अर्थ, जो पॉलिसी यहाँ पे किस के द्वारा फॉलो की गई, जापानीज, ब्रिटिश, डच या फ्रेंच, यानी कौन सा समुदाय है या कौन सी कंट्री के लोग हैं उनके द्वारा ये जो स्कॉर्च अर्थ है पॉलिसी है वो जावा में फॉलो की गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इसका डच। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप इन द बाय द ब्रेंडीज। अब देखिए यहाँ पे आप दो चीजें याद रखेंगे कि एक तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम दिया गया है ब्रेंडीज, दूसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो ब्रेंडीज नामक साइंटिस्ट के द्वारा कौन से ईयर में सेटअप की गई, ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन रहे हैं, किसके द्वारा और कब। तो किसके द्वारा, डॉक्टर ब्रेंडीज के द्वारा, और 1864 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं who among the following was the first इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो फॉरेस्ट जब बना, आपका फॉरेस्ट का स्टार्टिंग जो कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ या जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो आपका इंस्पेक्टर जनरल जो है किसको नॉमिनेटेड किया गया। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें आपके डाइड्रिच, ब्रेंडीज, जोहन, देवसन और नागपुरंदरी और नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो डाइड्रिच, ब्रेंडीज हैं इनको आपका इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी बनाया गया। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड बेस्ड फॉरेस्ट। तो आपके जो फॉरेस्ट एक्ट है 1878 उसके अनुसार जो बेस्ड फॉरेस्ट यानी कि सबसे अच्छा फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट को बताया गया, जिसमें आपके ऑप्शन दिख रहे हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब मैंने आपको जब सीरीज करवाई थी, आपके जो क्वेश्चंस थ्योरी की क्लासेज जो करवाई थी उसमें बताया था कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व किया गया एरिया जिसमें फॉरेस्ट अपन ग्रो करते हैं या उसमें फॉरेस्ट प्लांट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया जिसको गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर किया है उसमें अपन किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसको सबसे बेस्ट बताया गया आपके अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1878 के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन एंड वेयर वाज इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप। तो इंपीरियल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है कब और कहां पे एस्टैब्लिश किया गया, ऑप्शन दिख रहे हैं लाहौर 1906, पेशेवर 1960, नागपुर 1908 और देहरादून 1906। तो यहां पे जो है आपका जो राइट आंसर होगा वो देहरादून 1906 में सेटअप किया गया इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉट सेटअप एट देहरादून। जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में एस्टैब्लिश किया गया और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि कब किया गया। ठीक है, तो वो 1906 में एस्टैब्लिश किया गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो अक्रॉस बास्टार ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि इससे कौन सी नदी है, कौन सी रिवर्स हैं जो आपके अक्रॉस बास्टार ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती है।
ऑप्शन है गंगा, शन, नर्मदा और इंद्रावती। ठीक है, तो यहाँ आप इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी ईस्ट टू वेस्ट जो है वो बहती है, तो इसका राइट आंसर है इंद्रावती। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने इससे रिलेटेड दिए हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो फॉरेस्ट्री लिमिटेड है, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से भी अवेयर करवाना कि आपके जो फॉरेस्ट में से होके जो नदियाँ गुजरती है तो उनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए इसका जो राइट आंसर है इंद्रावती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट ए पिटीशन अगेंस्ट स्टॉपिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन 1892। तो यहाँ पे कौन सी जो आपकी सेंट्रल कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, जिन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने के लिए या उसको रोकने के लिए जो है याचिका दाहिर की। तो यहाँ पे जो है मायरा, बाइगैस, भात्रा और मुरिया, तो यहाँ पे एक कम्युनिटी बनी थी, उसका नाम था बियागास। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए, हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट एंशिएंट पीरियड में था, एंशिएंट पीरियड में जो फॉरेस्ट था तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल है वो आपको पता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, अकॉर्डिंग टू 1870 एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एट द बेस्ट एट द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी। यूटिलिटी के आधार पे अगर फॉरेस्ट की बात करें तो आपका जो एक्ट है उसके अनुसार कौन से फॉरेस्ट को बेस्ट बताया गया। तो ओवरऑल जो है रिजर्व फॉरेस्ट को बेस्ट बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है यूटिलिटी के आधार पे अगर अपन बात करते हैं तो कौन से फॉरेस्ट को बेस्ट बताया गया है। ऑप्शन है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट। ओके, तो यूटिलिटी के आधार पे भी रिजर्व फॉरेस्ट ही बेस्ट बताया गया है। ठीक है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे गवर्नमेंट का पूरा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, उसमें अपन किसी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरफेयर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से नहीं कर सकते हैं। इसका प्रॉपरली जो है वेलफेयर के लिए या ह्यूमन वेलफेयर या और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए यूटिलिटी का यूटिलाइजेशन इसका किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कोनियल रूल्स कंसिडर्ड फॉरेस्ट एज ए अनप्रोडक्टिव बिकॉज। जो आपका कोनियल रूल्स हैं जिनके अनुसार कई प्रकार के रूल्स बने हैं आपको फॉरेस्ट को, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताए थे आपको। तो कोनियल रूल्स हैं कंसिडर फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव बिकॉज द फॉरेस्ट आर नॉट फिट एंड हैबिटेशन, ये सही होगा। फॉरेस्ट ओनली हैव नेचुरल ग्रोथ एंड ट्रीज, फॉरेस्ट डिड नॉट यील्ड रेवेन्यू टू एनहांस इनकम ऑफ द स्टेट, फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें कौन सा जो क्राइटेरिया है वो बेस्ड या अनप्रोडक्टिव बताने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, फॉरेस्ट डिड नॉट यील्ड रेवेन्यू टू इनहांस इनकम ऑफ द स्टेट। स्टेट की इनकम बढ़ाने में फॉरेस्ट का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार है वो कंट्रोल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है डाइड्रिच ब्रांडीज वाज द। तो डाइड्रिच ब्रांडीज की अपन बात कर चुके हैं। डाइड्रिच जो ब्रांडीज हैं वो क्या थे, आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नो। फाउंडर ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी, नो। फर्स्ट आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेजर वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स। विलेजर जो होंगे, जो ग्रामीण लोग हैं, वो बेसिकली आपके फॉरेस्ट को किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं या उनको क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे फ्यूल, फोडर एंड शेल्टर, उनको शेल्टर चाहिए, नो। फ्यूल, फोडर एंड फ्रूट, ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर। उनको फ्यूल चाहिए, यानी वो डायरेक्टली जो है फॉरेस्ट जो लैंड है वहाँ से प्लांट्स को कट करेंगे और उसके बाद में उनका यूटिलाइजेशन वो बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उनको कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनसे फूड की सप्लाई होगी, तो एज ए फ्रूट वो यूज कर सकते हैं। ओके,
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा इज फेमस फॉर। जो जावा है वो किसके लिए फेमस है? तो आप देखते हैं कि जो राइस होता है वो बेसिकली जैपोनिका, जावानिका, ठीक है, और इंडिका, 3 प्रकार का होता है। तो जावा जो है बेसिकली राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मिल्पा, पोंडू, लोडांग एंड नेरेड। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोडांग। ओके, चलिए, नेक्स्ट है वुडर प्लैंक्स बाई अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स टू होल्ड दीज ट्रैक्स इन पोजिशन आर कॉल्ड। जो लकड़ी के लट्ठे जो आपके रेलवे लाइंस होती है उनको होल्ड करने के लिए यूज लिए जाते हैं, जो पटरियां होती है उनको होल्ड करने के लिए जो लकड़ी के जो लट्ठे यूज लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो यहां पे बात कर रहे हैं वुडर प्लैंक्स। जो देखा होगा आपने, जो ट्रेन्स हैं उनकी जो पटड़ियाँ होती हैं तो उनको होल्ड करने के लिए अपन लकड़ी के लट्ठे यूज लेते हैं, टुकड़े यूज लेते हैं बड़े बड़े साइज के। तो उनको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है बीम्स, स्लीपर्स, रेल्स, फास्टनर्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्लीपर्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए, नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ट्री वाज प्रिफर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट में अगर अपन बात करते हैं तो किस प्रकार के प्लांट है वो फॉरेस्ट के लिए सुटेबल माने जाते हैं बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो यहां पे ऑप्शन है फॉरेस्ट हैविंग ट्री विच प्रोवाइड फ्यूल फोडर एंड लीव्स, फॉरेस्ट हैविंग सॉफ्ट वुड, फॉरेस्ट हैविंग ट्री सुटेबल टू बिल्डिंग होम्स एंड फॉरेस्ट हैविंग ट्री सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो लास्ट ऑप्शन होगा कि फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो लकड़ी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्डिंग और रेलवे है उसमें यूज ली जा सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो गोंड फॉरेस्ट कम्युनिटी है वो कहां बिलोंग करती है? तो यहां ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात। तो यहां पे पूछ रहा है गोंड फॉरेस्ट। तो गोंड फॉरेस्ट जो कम्युनिटी है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट सेटअप। जो इंपीरियल फॉरेस्ट सेटअप है वो कहां पे किया गया है? तो यहां पे देहरादून में ये सेटअप किया गया है। ओके, चलिए, 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज कैन बी फाउंड इन वन फॉरेस्ट इन पेज। एक ही फॉरेस्ट के टुकड़े में या एक ही जगह पे 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज कहां पे प्रेजेंट है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही जगह पे एक ही पेज में लगभग 500 स्पीसीज हैं वो डोमिनेंट है। और यहां पे ऑप्शन है आपके पास अमेजोन, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ अमेरिका प्लेन्स। तो जो आपके अमेजोन के जंगल है, ठीक है, वहां पे 500 स्पीसीज एक ही पेज में देखी जा सकती है, अलग अलग, वो भी अलग अलग। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन। सबसे भयंकर जो इफेक्ट या बुरा इफेक्ट जिसको बोल सकते हैं आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, तो वो किस चीज से पड़ेगा? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फैमिली इनकम, सॉइल लॉस और वीड ग्रोथ। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या बैड इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है कि वहाँ की जो सॉइल है, जो प्रोडक्टिव सॉइल है, उसका रन ऑफ के माध्यम से या विंड द्वारा उसका इरोजन हो जाता है। तो मेनली जो लॉस होता है वो किसका होता है? सॉइल लॉस का। तो जैसा जबकि मैंने आपको पढ़ाया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो मेनली क्या कोज करती है? आपका विंड इरोजन और वाटर इरोजन, जिससे अल्टीमेटली सॉइल का क्या होता है? लॉस रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉइल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेलिंग मैड इन ए इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द ग्रोथ एंड फॉर्म ऑफ ट्री टर्म एज। यानी कि प्लांट जिनकी ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए अपन उसको क्या कर देते हैं?
कट कर देते हैं ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो सके। तो इस प्रकार के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हेडिंग बैक, प्रूनिंग, थिनिंग और कॉपाइसिंग। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है उसको आपका हेडिंग बैक बोला जाता है, ताकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ है उसको इंप्रूव किया जा सके और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैव इवन एज्ड फॉरेस्ट। तो इवन एज्ड फॉरेस्ट है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैव इवन एज्ड ट्रीज। ठीक है, जिन फॉरेस्ट ट्रीज की जो एज है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा कब देखने को मिलता है, जब मैंने आपको फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें अलग अलग बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन बताया था कि इस प्रकार के जो प्लांट्स है, ये इस प्रकार की जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में देखने को मिल सकती है, यानी कि फॉरेस्ट के प्लांट जहाँ पे सभी प्लांट की एज क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अनइवन एज्ड फॉरेस्ट या इवन एज्ड फॉरेस्ट या हाई फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, यानी कि जहां पे एज क्या होगी, सेम होगी, सभी की क्या होगी, सिमिलर होगी, उनको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं या अपन जो इवन एज्ड फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। क्लियर। अनइवन में क्या होगा, नेचुरल बोल सकते हैं, और इस प्रकार के इवन एज्ड फॉरेस्ट होते हैं वो आर्टिफिशियली डेवलप कर सकते हैं, नेचुरल कंडीशन में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवन एज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विलेज फॉरेस्ट इज द स्टेट फॉरेस्ट असाइन टू द विलेज कम्युनिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। 1927 के अंतर्गत आपका जो इंडियन विलेज फॉरेस्ट है वो कौन से चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, जब आपको मैंने फॉरेस्ट एक्ट बताया था तो वहां पे आपको बताया था कि फॉरेस्ट एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है और उसमें इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया है, और उन जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं उनमें आपकी जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहां पूछ रहा है कि विलेज फॉरेस्ट कौन से चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ टेंडू लीव्स इन इंडिया अबाउट। एनुअल जो लीव्स जो है लगभग कितना प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 90,000 टन्स, 50,000 टन्स, 30,000 टन्स और 10,000 टन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला राइट है, 90,000 टन्स इंडिया में टेंडू लीव्स, और इसमें जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है वो आपके एमपी का रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बेस्ट रिजल्ट व्हाट शुड बी डायरेक्शन इज द बेस्ट ऑफ राइजिंग विंड ब्रेक्स। अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए जो विंड ब्रेक्स, जो बेसिकली अपन विंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसमें विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस करने के और प्लांट्स को हाई विंड वेलोसिटी से बचाने के लिए जो अपन यूज करते हैं प्लांट्स को, तो उसको बोलते हैं अपन विंड ब्रेक्स। तो कौन सी डायरेक्शन में अगर अपन उसको लगाएंगे तो उसके बेस्ट रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, बोथ या एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो जनरली अपन नॉर्थ टू साउथ यानी कि इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम विच मीन्स आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री। फॉरेस्ट किस वर्ड से डेराइव्ड है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है आपका एक फ्रेंच वर्ड है, फॉरेस्ट है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और ये किससे बना है, ऑर्विस, इरियास, फ्लोरिस और फोरिस। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर है फोरिस। फोरिस से ड्राइव्ड है, उसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री। ओके, चलिए ए लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ ट्री एंड अंडरग्रोथ इज पॉपुलरली नोन एज। एक ऐसा एरिया जो कुछ प्लांट से कवर्ड है
और वहाँ पे कुछ ट्रीज की भी अंडरग्रोथ देखी जा सकती है, उस प्लेस को या उस जगह को या उस टुकड़े को अपन क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट ही बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे, ट्री बोलेंगे या सर्ब्स बोलेंगे। तो उस पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे आपके प्लांट है उनकी चीफली ग्रोथ देखी जा सकती है, तो उसको अपन फॉरेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हेन कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 70% फॉरेस्ट इज नॉन एज। देखिए डेंसिटी क्लासिफिकेशन यानी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन की, आपका फॉरेस्ट है वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ठीक है, और डेंस, और इसके अलावा जो ओपन स्कैटर्ड, ये अपन ने टाइप्स पढ़े थे। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जब 70% से ज़्यादा डेंसिटी है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन 70% जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरी डेंस। 40 से लेके 70 तक है उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट डेंस, ठीक है। और इससे कम जो होता है, 40 से कम होता है, उसको अपन ओपन फॉरेस्ट, और इससे 10 से कम होता है उसको अपन स्कार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है द एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम वेयर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन वाइड स्पेस बिटवीन रोज एंड ट्रीज और सर्ब्स प्लांटेड ऑन फील्ड। यानी कि ऐसा सिस्टम एग्री सिल्वीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर यानी कि क्रॉप्स और आपके फॉरेस्ट प्लांट को टुगेदर लगाया जा रहा है। तो वहां पे अगर अपन बात करें वाइड स्पेस के बीच में जो रोज हैं, जो ट्री की और सब्स की रो है, वहां पे अपन जो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो कौन से सिस्टम में करते हैं? टोग्या सिस्टम, एले क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री या नन ऑफ दिस। तो जहां पे वर्ड आता है आपका वाइड स्पेस बिटवीन रोज, तो वहां पे अप्रोप्रिएट जो वर्ड अपन यूज लेते हैं वो लेते हैं अपन एले क्रॉपिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। 2019 की इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कितना किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर है वो फॉरेस्ट है, कितना प्रतिशत है? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट है? इसमें पूछा है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों पूछे। तो अगर केवल और केवल फॉरेस्ट पूछता है तो क्या हो जाएगा? राइट ये। लेकिन यहाँ पे ट्री कवर को भी पूछा है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है व्हेन सर्टेन प्लांट्स और सीडलिंग आर कट फ्रॉम नियर ग्राउंड लेवल दे प्रोड्यूस ए फ्लैश ऑफ फ्रेश सूट। जब अपन किसी प्लांट को ग्राउंड के नियरेस्ट से काट देते हैं और काट देने के बाद में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो ग्रोथ है वो फ्लश के रूप में यानी कि काफी संख्या में देखा जा सकता है। तो उस प्रकार की प्रैक्टिस को अपन क्या बोलते हैं? थिनिंग, लॉपिंग, कॉपाइसिंग और टेंडिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा आपका? कॉपाइसिंग, ठीक है। कॉपाइसिंग प्रैक्टिस बेसिकली ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें प्लांट को ग्राउंड के पास से काट देते हैं, ठीक है, जिससे ग्राउंड के पास से जो है कई सारे प्लांट्स जो ट्रीज हैं वो निकलते हैं और उसको अपन फ्लैशी ग्रोथ बोलते हैं या उनको सूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपाइसिंग। चलिए नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ट्री स्पीसीज। अपन कौन सी ब्रांच के अंतर्गत ट्री जो है उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं या उसका रिकॉग्नाइजेशन जो है उसको स्टडी करते हैं? ऑप्शन दे रखा है डेंड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, क्रोनोलॉजी और नन ऑफ दीज। तो जहां पे बात आती है ट्री की, तो ट्री का जो स्टडी है, ट्री का डिस्क्रिप्शन है या क्लासिफिकेशन है, वो अपन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, टेंडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट स्टैंड ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऐसी प्रैक्टिस जिसमें अपन प्लांट्स को उगाते हैं
या ग्रो करते हैं, उसके बाद में उनका टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं और उनको रिप्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट स्टैंड फॉर डिसाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन सी प्रैक्टिस के अंतर्गत करते हैं? तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो गए, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स। उनमें तो अपन किस लिए ग्रो कर रहे हैं? ताकि आपका फॉरेस्ट है वो इस पर्पज के लिए लगाया जाए कि विंड की वेलोसिटी को रिड्यूस करना होता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाते हैं? ये कंडीशन में लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस एंड प्रैक्टिस द एस्टैब्लिशिंग, टेंडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट फॉर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। चलिए नेक्स्ट है टोग्या फर्स्ट इवॉल्व्ड इन। टोग्या जो है सबसे पहले कहां ओरिजिनेट हुआ? तो टोग्या कल्टीवेशन आपको मैंने पढ़ाया है, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा इन 1850, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको मैंने जो फॉरेस्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो नहीं करवाए हैं क्योंकि उनमें ऐसी कोई समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए आप जो है उनके नोट्स जिनके द्वारा या उनसे आप हेल्प लेते हुए आप वहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उनको अच्छे से आप देखेंगे और वहाँ उसको याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो ईयर के पेपर्स हुए हैं उनमें ऐसी कंडीशन या इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO कहाँ है? ब्राजील, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वुडलैंड और फॉरेस्ट वर्ड फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट या फॉरेस्ट वर्ड है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है जहाँ पे इसको आउटसाइड फ्रॉम द विलेज बाउंड्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? एक लैटिन फ्रेंच वर्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट व्हेन वन स्पीसीज डोमिनेटेड हाउ मच एरिया? प्योर फॉरेस्ट अपन किसको बोलते हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके ACF वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट का अगर अपन नाम देंगे तो कब देंगे कि जब उसमें पर्टिकुलर जो एक स्पीसीज है वो कितने % एरिया में डोमिनेट हो या वो टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट्स है उसमें से कितना % उसका कंट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर देन 30%, मोर देन 50%, मोर देन 20% और मोर देन 80%। तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका? मोर देन 80%। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री NRCAF। नेशनल रिसर्च सेंटर यानी कि NRC ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NRC ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता, झांसी, MP और देहरादून। ठीक है, तो ये कहाँ है आपके? झांसी। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। जो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें इकोलॉजी बेसिस पे आपके फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है वो आपका कौन सा साइंटिस्ट है जिनके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं चैंपियन एंड सेथ 1968, एल्टरबर्ग, विलियम जॉन्स एंड विलकॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और आपको साथ में ये भी रिमाइंड करना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो आपका फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन था वो कौन से साइंटिस्ट का था? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चैंपियन एंड सेथ 1968। और यही जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे है? बेस्ड ऑन इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अनुसार आपके 5 मेजर ग्रुप हैं और 16 टाइप के फॉरेस्ट टोटल
होते हैं। ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड, आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड द फार्म लैंड्स एंड आउटसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट इंक्लूड राइजिंग ऑफ ट्री ऑन कैनाल बैंक्स, रेलवे लाइन, रोड साइड, अंडर हाई टेंशन लाइन, फोरवेयर areas of tank receivers and on marginal lands not suitable for agriculture। इस प्रकार की अनप्रोडक्टिव लैंड पे उगाई गई फॉरेस्ट्री या प्रैक्टिस किस नाम से जानी जाती है? तो जब आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, वहाँ ये कवर करवाया था कि किस प्रकार से फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी फॉरेस्ट्री जिसमें आउटसाइड फ्रॉम विलेज बाउंड्री तो है ही, इसके साथ ही अनप्रोडक्टिव लैंड या रेलवे ट्रैक्स या हाई टेंशन जो लाइंस होती है उनके नीचे जो है उगाई गई फॉरेस्ट्री क्या कहलाएगी? तो इसको अपन फार्म फॉरेस्ट्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ट्रीज, क्रॉप्स एंड एनिमल्स और पास्चर। ठीक है, ये आपका जो सिल्वी कल्चर है उसका एक सिस्टम है। ठीक है, जहां आप समझ सकते हैं कि यहां पे किस किस की प्रेजेंस है। ट्रीज की प्रेजेंट यानी कि फॉरेस्ट प्लांट है, क्रॉप्स यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, एनिमल और पास्चर। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सिल्वो पास्चर बोलेंगे या एग्रो सिल्वो पास्चर बोलेंगे या एग्रो हॉर्टी सिल्वो पास्चर बोलेंगे। देखिए एक एक वर्ड को याद रखेंगे। क्रॉप्स का मतलब होता है सिल्वी कल्चर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिल्वो। दूसरा है आपकी क्रॉप्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स, तो एग्रो सिल्वो, और इसके साथ एनिमल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्री सिल्वी पास्चरल। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? राइट, सेकेंड वाला। चलिए एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर सीडलिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्ट क्रॉप को राइजिंग करने के लिए 1 हेक्टेयर में राइज करने के लिए कितना एरिया नर्सरी के लिए बेसिकली यूज लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर जो है वो एरिया सफिशिएंट होता है फॉर 1 हेक्टेयर राइजिंग फॉरेस्ट प्लांट, जो आपको नर्सरी चैप्टर में मैंने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंच टेरेसिंग इज अडॉप्टेड इन सॉइल विथ स्लोप। बेंच टेरेसिंग जो है वो कितना % स्लोप होने पे अडॉप्ट किया जाता है, ये मैंने आपको जब वाटर से डेवलपमेंट है उस चैप्टर में करवाया था। तो यहाँ इसको आंसर करेंगे 2%, 6% या मोर देन 16 से 33% या 10%। ओके, तो इसका तो आंसर आपको पता ही है कि 16 से 33% जब स्लोप होता है तो उस कंडीशन में अपन बेंच टेरेसिंग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ल्यूकेनिया लुकेसीफेला इज बॉटनिकल नेम ऑफ विच फॉलोइंग फॉरेस्ट्री। देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज मैंने बताए थे और आपको ये भी बताया था कि उन प्लांट स्पीसीज के आप नेम याद करेंगे ताकि अगर आपको साइंटिफिक नेम देके पूछा जाता है तो उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है ल्यूकेनिया लुकेसीफेला जो किस प्लांट का साइंटिफिक नेम है, यानी उसका कॉमन नेम पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है नीम, टीक, सुबुबुल और बुबुल। तो अगर आपको नाम याद है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर है सुबुबुल, यानी कि सुबुबुल है उसका नाम होता है आपका ल्यूकेनिया लुकेसीफेला। ठीक है, इसके अलावा आप नेम है एक इंडिविजुअल कुछ 20-25 जो भी आप मोस्ट पॉपुलर जो प्लांट स्पीसीज हैं उनके साइंटिफिक नेम आप याद कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप क्रैक कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें प्लांट का डायमेंशन की बात करें उसमें डायमीटर, हाइट एंड वॉल्यूम, form as an increment of single tree, stand or wall woods either standing or after failing। तो उस प्रकार की कंडीशन को या उस प्रकार की ब्रांच है जिसमें ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फॉरेस्ट मैन्योरेशन, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फॉरेस्ट इकोलॉजी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन, यानी कि मेजरमेंट जहां पे टर्म आता है वो चला जाता है आपका मेंसुरेशन, जो आपको मेंसुरेशन चैप्टर में मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉरेस्ट मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर FAO रिकमेंडेशन डायमीटर एट द ब्रेस्ट हाइट DBS मेजर्ड एट द फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री। ये क्वेश्चन आपके प्री PG में पूछा गया है और मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि आपका जो डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट है वो FAO के अनुसार कितनी हाइट पे से लिया जाना चाहिए। ऑप्शन है 1.37 मीटर, 1.50, 1.30 और 1.00 मीटर। तो इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू FAO के अनुसार तो कितना होना चाहिए 1.30 होना चाहिए, लेकिन कुछ कंट्री है वहां पे उसको 1.37 मीटर पे भी लिया जाता है। तो अगर आपको FAO पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू FAO के अनुसार रिकमेंडेशन क्या है 1.30 मीटर पे, और अदरवाइज आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें 1.37 मीटर पे लिया जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, साइंस ऑफ डिटरमाइन पास्ट क्लाइमेट फ्रॉम ट्री रिंग्स इज कॉल्ड एज। जो आपकी पास्ट क्लाइमेट है उसको डिस्क्राइब कर सके किसके माध्यम से, आपकी जो ट्री की रिंग्स हैं उसके द्वारा, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें जो ट्री के अंदर जो रिंग्स बनती है उसके आधार पे ये पता लगा सके कि इस प्रकार की जो क्लाइमेट है वो कब थी, ठीक है, या ट्री में जो रिंग्स बनी उसके आधार पे ये पता लगा सकते हैं कि इस टाइम किस प्रकार की रिंग्स बनी होगी। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है टेंडिंग ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड इंक्लूड। टेंडिंग है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन है थिनिंग, प्रूनिंग, वीडिंग और ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फॉरेस्ट में टेंडिंग ऑपरेशन जो प्लांट को हाईएस्ट ग्रोथ करवाने के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसमें सारे प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, थिनिंग, प्रूनिंग, वीडिंग। ठीक है, उसमें आपका जो फॉलो नहीं करते हैं उसमें सॉइल मेजरमेंट है, सॉइल जो मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस इसमें इंक्लूड नहीं है, ब्रेडिंग वगैरह भी नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्री PG के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल्स दरा, जो कहां पे है आपके मुकुंदरा हिल्स दरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। जो मुकुंदरा हिल्स हैं दरा वो नेशनल पार्क बनाया गया है, तो वो कहां पे है। ऑप्शन है बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, अजमेर और उदयपुर। तो यहां पे आपको याद रखना है कि कोटा और झालावाड़ दोनों में पड़ता है ये। ठीक है, बेसिकली कोटा और झालावाड़ दोनों में होता है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर झालावाड़ आता है, कोटा नहीं आता है और दोनों आते हैं, तो उस कंडीशन में आप कोटा उसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेनली जो मेजर पोर्शन है वो कोटा के अंतर्गत ही आता है दरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ए प्रोसेस इन विच द ब्रांच ऑफ प्लांट इज कट ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लश ऑफ न्यू शूट्स। जो बेसिकली प्लांट की ऐसी कंडीशन में कटाई करना, प्रूनिंग करना कि वो फ्लश जो है वो न्यू शॉट को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इस प्रैक्टिस को अपन क्या बोलते हैं कॉपाइसिंग, पोलार्डिंग, स्टैकिंग और प्रॉपिंग। तो इस प्रैक्टिस को अपन बोलते हैं कॉपाइसिंग, कि उसको इस प्रकार से काटना ताकि वो न्यू ब्रांच जब अपीयर हो तो वो फ्लश के रूप में हो सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स ऑन द एरिया ऑन विच नॉट फॉरेस्ट वेजिटेशन हैज एग्जिस्टेड फॉर द लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। ऐसे पर्टिकुलर एरिया पे फॉरेस्ट को ग्रो करना जहां पे पहले से कोई फॉरेस्ट नहीं था, तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं एफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट। तो उसको अपन बोलते हैं एफोरेस्टेशन। ऐसे प्लेस पे जहां पे फॉरेस्ट लॉन्ग टाइम से नहीं था उसको डेवलप करना या वहां ग्रो करना आपका एफोरेस्टेशन। जबकि कोई फॉरेस्ट एरिया जो किसी कारणवश नष्ट हो गया है उसी में वापस से डेवलपमेंट करना उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। क्लियर। जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी अपन ने डिस्कस किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज डिसाइड इज इन 1952 एज पर विच ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट फॉर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि 1952 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, जो सेकंड थी, सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितने परसेंट एरिया पे, जो कोई कंट्री है उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट के कवर में होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 33.33, 60%, 90% और 20%। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पे 33.33% एरिया पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। ओके, फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। IBPS SO 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिल एरियाज 60% एरिया शुड बी कवर्ड अंडर ट्री कवर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। यहाँ पे आंसर है इसका ये होगा, वो वहां से हटाने भूल गए हैं। तो आप याद रखेंगे कि इन हिल एरिया 60% जो है एरिया ट्री कवर के अंतर्गत होना चाहिए। ओके, चलिए, एरिया कवरिंग प्रैक्टिकली ऑल अनकल्टिवेटेड और अनटेंटेड लैंड कवर्ड विथ रेदर टॉल एंड डेंस ट्री ग्रोथ, उसको अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जो प्रैक्टिकली अनकल्टिवेटेड है और आपकी लैंड है वो रेदर टॉल और डेंस ट्री द्वारा कवर्ड है, तो उसको अपन फॉरेस्ट, गार्डन, एग्रो फॉरेस्ट्री या ऑल ऑफ दीज बोलेंगे। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरेस्ट। क्लियर। राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन पब्लिक ऑन कम्युनिटी लैंड, पब्लिक लैंड या कम्युनिटी लैंड पे फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करना कौन सी प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री या सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बोलेंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ ट्री आइदर सिंगली और स्मॉल ग्रुप्स स्कैटर्ड ऑल ओवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है उसको, प्लांट्स को अपन या तो इंडिविजुअली, ठीक है, सिंगल प्लांट को निकाल रहे हैं, या फिर अपन बात करें कुछ ग्रुप्स में जो स्कैटर्ड प्लांट्स हैं उनको अपन क्या कर देते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है वहां से निकाल देते हैं। उस प्रैक्टिस को अपन क्या बोलेंगे, तो उस प्रैक्टिस के लिए अपन जो टर्म यूज लेते हैं, ठीक है, वो टर्म होता है आपका फेलिंग, कॉपाइसिंग, पोलाइडिंग और लूपिंग। तो कंप्लीटली अगर किसी प्लांट को निकाल रहे हैं, या तो अपन सिंगल प्लांट को निकालें या फिर ग्रुप में निकालें, तो उसके लिए बेसिकली टर्म अपन फेलिंग यूज करते हैं। तो फेलिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें किसी पर्टिकुलर प्लांट को अपन निकालते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द बोल। जो बोल होता है उसका स्टेम होता है, मुख्य तना जो होता है, उसके अपर पार्ट जो होता है उसको अपन किस नाम से बोलते हैं। तो यहां ऑप्शन देख रहे हैं, स्टेम, क्राउन, पोल एंड रूट्स। तो प्लांट का जो स्टेम होता है उससे अपर पार्ट में जो क्या होती है, अपर ब्रांची पार्ट, जहां पे ब्रांचेज होती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो टर्म अपन यूज लेते हैं क्राउन। और क्राउन जब डेंस हो जाता है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को घेरता है और उस एरिया को या उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्राउन डेंसिटी या कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, तो कैनोपी डेंसिटी इस प्रकार से हो सकता है। आपको ये टेस्ट सीरीज है, जो MCQ सीरीज है वो थोड़ा सा टिपिकल लग रही है। अगर आपने सारे चैप्टर देखे हो, जितने भी मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किए हैं, उन चैप्टर को अगर आपने देखा हो तो आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ब्रांची पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, व्हेन रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड, प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट प्लांट को रीजनरेट करना क्या होता है कि जहां पे ऑलरेडी फॉरेस्ट प्रेजेंट था उस कंडीशन में न्यू प्लांट को इंट्रोड्यूस करना, या फिर वहीं पे उसी स्पीसीज को वापस से ग्रो करना क्या कहलाता है, आपका रीजनरेशन। तो यहां पे अपन यूज लेते हैं व्हेन रीजनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। तो इस प्रकार सीड से जो ऑब्टेन कर रहे हैं तो कौन सा फॉरेस्ट होगा। ऑप्शन है कॉपाइस फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और हाई फॉरेस्ट।
सीड से अपन प्रिपेयर करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, हाई फॉरेस्ट बोलते हैं। और अगर वेजिटेटिव पार्ट्स से यूज करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स यूज करते हुए अपन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका कॉपाइस फॉरेस्ट। ओके, तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई फॉरेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिजर्व फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर कंप्लीट प्रोटेक्शन कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू चैप्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वो कौन से फॉरेस्ट चैप्टर के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो यहां पे इसका जो राइट आंसर है वो चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आता है। कौन से में आएगा? रिजर्व फॉरेस्ट चैप्टर नंबर 2 में आएगा। ओके, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरिया सब्जेक्टेड टू लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। तो विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट है 1927 में जो बना है, उस फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार जिस प्रकार आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अलग अलग धाराओं के माध्यम से, अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से ये समझते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या या कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो वो इस चैप्टर में, यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, उनमें डिस्कशन किया गया है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोपायरस मिलेनोज़ेलोन लीव्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूस। जो आपका डायोपायरस मिलेनोज़ेलोन लीव्स हैं वो किसके लिए प्रिपेयर की जाती है, यूज की जाती है? तो यहाँ पे पल्प, बीड़ी, बायोडीजल और गम। तो ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है आपके तेंदू का। ठीक है, तेंदू जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है आपका डायोस्पायरस मिलेनोज़ेलोन होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो इससे क्या बनाया जाता है, आपका बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी जो पीते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सिल्क इज इंपोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। तो सिल्क एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉरेस्ट का। अपन ने फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उस चैप्टर में देखा था। तो वहां पे ये किससे प्राप्त हो रहा है? प्लांट से हो रहा है, उनकी लीव से, या प्लांट की रूट से हो रहा है, या कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, या ऑल ऑफ दिस। तो सिल्क जो है बेसिकली जो सिल्क वर्म होते हैं उनके कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप यहां से करेक्ट करेंगे कि कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, जो एक प्रकार का क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैटर्न ऑफ लैंड यूज एंड ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स अंडर विच प्लॉट्स ऑफ लैंड आर क्लियर्ड कल्टिवेटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड फॉर राइजिंग क्रॉप्स आफ्टर विच द लैंड इज अलाउड टू रेस्ट लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ कल्टिवेशन। इस प्रकार की सिस्टम को क्या बोलते हैं? जिसमें किसी पर्टिकुलर लैंड को अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको रेस्ट के लिए वापस से छोड़ देते हैं। इस प्रकार का सिस्टम क्या होता है आपका? टोग्या सिस्टम, सोशल फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल प्लॉट को अपन सिलेक्ट करते हैं और उसमें कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और उसके बाद में जब उसकी फर्टिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो उसको अपन रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और अपन नेक्स्ट जो प्लॉट है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है किंग ऑफ टिम्बर। किंग ऑफ टिम्बर है कौन से प्लांट को? डेल्बर्जिया लेटिफोलिया, टर्मिनेलिया अर्जुना, या टर्मिनेलिया टोमेसेगा, या टिक्टोना ग्रिंडिश। तो अगर यहां पे आपको कॉमन नेम याद है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है जिसको किंग ऑफ टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, तो किंग ऑफ टिम्बर है वो बेसिकली
टिक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, टिक्टोना ग्रैंडिस को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सीडलिंग हैव टू कीप्ड इन द नर्सरी फॉर मोर देन 1 ईयर इट मस्ट बी ट्रांसफर टू बेड अदर देन द सीडलिंग बेड्स। यानी कि नर्सरी बेड, यानी नर्सरी जब मैंने आपको डिस्क्राइब की है तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया है कि बेसिकली नर्सरी प्लांट है, नर्सरी में जो अपन नर्सरी बेड है उनके बाद में क्या करते हैं, उन प्लांट्स को दूसरी बेड्स पे ट्रांसफर करते हैं, जिनको अपन कौन सी बेड बोलते हैं, आपकी ट्रांसफर बेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस जो है वो क्या कहलाती है, जिससे उसमें हार्डनेस है वो आ जाती है। तो इस प्रैक्टिस को अपन प्रिकलिंग आउट बोलते हैं, ट्राइमिंग बोलते हैं, फेलिंग बोलते हैं या पोलार्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट प्रिकलिंग आउट, यानी कि जो नर्सरी बेड में अपन प्लांट तैयार कर रहे हैं उसके बाद में उनका हार्डनिंग जो है करने के लिए अपन ट्रांसफर जो बेड है, ठीक है, ट्रांसफर्ड जो बेड है या जो सीडलिंग बेड्स हैं उन पर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनमें सफिशिएंटली उसमें हार्डनेस आ सके। तो उस प्रैक्टिस को प्रिकलिंग आउट बोलते हैं, प्रिकिंग आउट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इज लोकेटेड एट। तो FRI जो है वो कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद, कोलकाता, केरला और देहरादून। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपके देहरादून में, ठीक है। तो इस सीरीज में अपन ने जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे या जो हर पर्टिकुलर टॉपिक से कवर मैंने किए हैं, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जो आपको पढ़ाया नहीं है उससे हो, और ऐसा अक्सर एग्जाम में भी होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे या सोल्व करवाए हैं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड है या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए मैंने आपके लिए ये जो 70 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवाए हैं, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत आपको फर्स्ट सीरीज है, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। आगे जो फ्यूचर में जो सीरीज जो रहेगी उसमें कुछ सीरीज ऐसी रहेगी जो इंडिविजुअल टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगी और कुछ आपके ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। और इसके साथ ही आपके सजेशंस हैं वो आप हम बता सकते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल है वो किस प्रकार का हमने रखा है, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डिमांड्स रहेगी जिसमें आप जिस प्रकार के क्वेश्चंस चाहते हैं, ठीक है, अगर इजी लगे हों तो टफ डाल देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उनको देखते हुए बनाए हैं, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हों या मैंने कवर नहीं करवाए हों, तो उनको आप सजेशन में या उनको आप देख के आप उनको सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपके सजेशंस, आपके जो भी क्वेरी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इनवाइटेड है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आज इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में अपन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्री के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।